उसके बाद हमारे पास क्या है कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट में फर्क क्या होता है कि कंसिस्टेंट जो होता है उसका कम से कम एक सोल्यूशन होता जरूर है, ठीक है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। और जो इनकंसिस्टेंट होता है उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ये फर्क है इसमें कि द कंसिस्टेंट लीनियर ऑफ टू इक्वेशन इन टू अननोन हैज आइदर वन सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एंड देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटीज। या उसका एक सोल्यूशन होता है या उसके मैनी सोल्यूशन होते हैं, यानी उसका सोल्यूशन होता जरूर है। ये कंसिस्टेंट का है। और दूसरा क्या है, उसने एग्जांपल दी है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल आपके पास x1 है, दूसरा x2 है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन ये दे दी है और दूसरी इक्वेशन आपको ये दे दी है। उसने कहा सॉल्व करें ईच ऑफ द इक्वेशन सिमल्टेनियसली, यानी पहले एक को हल कर लें फिर दूसरी को हल करें। तो आपने क्या करना है कि अगर हम इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं तो x1 इस -x1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे रह गया हमारे पास 3x2 -2x2। 3x2 में से 2x2 अगर निकल जाए तो हमारे पास रह जाता है 1x2 इज इक्वल टू 3 -2 हमारे पास 3 -1 हमारे पास होगा 2, यानी हमारे पास x2 की कीमत आ जाती है 2। तो यहाँ से हमने एक वेरिएबल की कीमत निकाल ली। इसे आप पुट करके इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, तो यहाँ से आप x1 की कीमत निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल x2 अगर 2 है तो यहाँ अगर हम पुट करें, बेशक यहाँ पे पुट कर लें बेशक इसमें पुट कर लें, तो वो क्या होगा 3 2 आर 6, तो उधर जाके माइनस का 6 होगा तो वो बनेगा -3। माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वो प्लस का 3 आता है फिर आपके पास, बेशक आप पहली इक्वेशन में पुट कर लें। तो ये वो पॉइंट बनते हैं। पहले पॉइंट ऑर्डर पेयर के पहले वाले पॉइंट होते हैं x के लिए और दूसरे पॉइंट होते हैं y के लिए। तो ये x का 3 था और ये y का 2 था, तो ये वो पॉइंट बनता है जहाँ पे 3 और 2 दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट करते हैं, यानी ये एक सोल्यूशन रखते हैं। इसी तरह सेम इनके ग्राफ बनाए हुए हैं। x1 इस x1 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो ये ना x बचा ना y बचा फिर हमारे पास। तो क्योंकि कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं बचा इसलिए इसका नो सोल्यूशन होगा कि इसका सोल्यूशन ही कोई नहीं। सेम इसी तरह x1 इस -x1 से कैंसिल हो जाता है, -2 इस +2 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 0 बचता है। 0 तो 1 या -1 के बराबर नहीं होता, तो फिर इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं बनता हमारे पास। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि उसने कहा है कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, तो या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है या बहुत सारे सोल्यूशन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप इन्हें हल करेंगे तो इनका सोल्यूशन नहीं बनता। अब बारी आती है लीनियर सिस्टम विथ 3 अननोन्स। अगर आपके पास 3 अननोन हो, अब अगर आपके पास 3 अननोन वेरिएबल्स हो, ठीक है, यानी 3 वैल्यूज हो आपके पास x y z, इसी तरह यानी हमारे पास ये 1 ये 2 ये 3 ये पूरी पूरी लाइन है, तो ये कोई कांस्टेंट नंबर के बराबर है। तो ये क्या बनती है इन केस ईच ऑफ द प्लेन सो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इफ एनी corresponding to points where all three planes intercept। अगर तीनों की तीन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं तो हमारे पास वही तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, या इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा या एक सोल्यूशन होगा या इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। तो पहली थ्योरम में उसने कहा एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज 0 1 और मैनी सोल्यूशन। तो वो उसने कहा कि इसे हल करें और साबित करें कि इसका या 0 सोल्यूशन होता है या 1 सोल्यूशन होता है या सोल्यूशन होता ही नहीं है, यानी या 1 है या मैनी है या इन्फिनिट है या नो सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने करना क्या है कि हमारे पास दोनों लीनियर इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश किया करें, देखा करें कि माइनस और प्लस वाली आप किधर है और सेम है नहीं है। सेम बनाना आसान किसे है, सेम, तो ये पहले ही इनके साथ 1 1 है, तो फिर ये माइनस वाली और ये प्लस वाली, अगर हम इक्वेशन नंबर इसे कहें 1, दूसरी को अगर हम कहें इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर दें, ऐड करने से क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 + 1 3 आएगा, 3x इज इक्वल टू हमारे पास 7 होगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। इस x की वैल्यू को आप पुट कर दें 1 में,
तो हमारे पास क्या बनेगा 7/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी हम क्या करेंगे 7/3 प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा और ये माइनस वाई उधर जाके प्लस का वाई हो जाएगा। इसको फिर इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपने इसे ऐड कर देना है। तो वो क्या बनेगा 3 1 3 7 -3 वो हमारे पास होगा 4, यानी 4/3 बनता है एलसीएम लेने के बाद। तो फिर ये y की वैल्यू बनती है। तो ये इनकी कोई यूनिक वैल्यूज आई हैं, x की ये और y की ये आई है। तो ये इसके ऑर्डर पेयर बनते हैं, ये इसका आंसर बनता है कि x की कीमत ऑर्डर पेयर में पहली x की होती है, दूसरी y की होती है। उसके बाद फिर उसने दो लीनियर इक्वेशंस आपको दी हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, या x वाली सेम कर ले या y वाली सेम कर ले। अगर x वाली सेम करनी है तब भी इक्वेशन नंबर 1 को यानी ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से ज़रब देना पड़ेगा, y के लिए भी यही सेम करना पड़ेगा। फिर बाद में इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे साइन प्लस के हैं, ऊपर अगर माइनस के होंगे तभी वो कैंसिल आउट होंगे। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को -3 से ज़रब देंगे। ठीक है, बेशक आप इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें, -3 से मल्टीप्लाई करें और एडिंग कर दें इसे इक्वेशन नंबर 2 में। -3x प्लस 3x से कैंसिल हो जाएगा, -3y प्लस 3y से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बनता है 0 और यहाँ पे भी क्या बनेगा -12 और नीचे हमारे पास क्या है 6 यानी -6 आएगा। 0 इज नॉट इक्वल टू -6। तो फिर ये यहाँ पे क्या है, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं कंट्राडायरेक्टरी, कंट्राडिक्शन बनती है ना बेसिकली, ये जैसे कहते हैं कंट्राडिक्टरी। तो ऐसी इक्वेशन को हम या कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली दिस मीन्स ऑफ लीनियर corresponding to the equation in the original system has parallel, ठीक है, या वो पैरेलल है या वो डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग अलग है, यानी एक इक्वेशन कहीं है और दूसरी इक्वेशन कहीं और है, वो आपस में इंटरसेप्ट नहीं करती, कता नहीं करती, या वो पैरेलल है या उनका सोल्यूशन ही कोई नहीं है। इसी तरह सेम ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें अब करना क्या है, उन्होंने कहा है कि इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें -4 से, ठीक है, तो बाद में इस इक्वेशन में ऐड करेंगे हम, तो तब भी हमारे पास यही बनता है -4 -16 हो जाएगा, -16 प्लस 16 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 4 2 8, 8y -8y से जब ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या बनता है कि 0 बराबर 0 को हो गया। तो फिर x और y से सेटिस्फाई करती हैं इसकी लाइन्स, चूंकि अब इज इक्वल टू के भी जो है हमारे पास वो भी 0 आ गया। तो ये पहले वाले में हमारे केस में क्या आया था कि वो इस 0 के बराबर नहीं आया था, तो यहाँ पे दोनों आपस में बराबर आ गए। तो फिर ये सेटिस्फाई करते हैं x और y की वैल्यूज के लिए, यानी जो वैल्यूज x की हैं वही समझे y की हैं। ये वो जो भी आंसर आएंगे वो इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करते हैं, यानी वो इसके आंसर हैं। Geometrically, this means the line corresponding to equation the original system coincide and the other system has infinite many solution। तो फिर वो ये ऐसा सिस्टम के क्या है कि उसने कहा है कि मैनी सोल्यूशन रखता है। उसके बाद है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। पैरामीट्रिक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन को अपने पास से अजम्पशन करते हैं किसी नंबर t के बराबर, तो वही डू लेटिंग करते हैं y को अगर t के बराबर है फॉर x के लिए इन टर्म ऑफ t, कि x हमारे पास इन टर्म ऑफ t में आ जाएगा। इन टर्म ऑफ t से मुराद क्या है कि जो आंसर है x का वो t की शक्ल में आएगा। ठीक है, तो फिर बाद में क्या है, फिर हम लेट करेंगे x को t के बराबर, तो फिर वो y इन टर्म ऑफ t होगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामेट्रिकली। तो यहाँ पे आप अगर देखें 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 था, हमने y को एज्यूम किया कि वो t के बराबर है, तो फिर x हमारे पास क्या आ गया 1/4 प्लस 1/2t। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। तो फिर यहाँ से उन्होंने हमारे पास एक इक्वेशन ये रख दी और एक हमारे पास ये रख दी है। उसके बाद उसने कहा वो कैन नाउ ऑब्टेन सम सॉल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम बाय सब्स्टिट्यूट सम न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर द पैरामीटर। इस पैरामीटर के लिए हम अपने पास से अगर कोई वैल्यूज रखें, यहाँ पे हमने किया क्या, बेसिकली पहली इक्वेशन में से हमने x की कीमत निकाल ली है और y हमने अज्यूम किया था। -2t इधर आके प्लस का 2t हो जाएगा, ठीक है, और 4 इधर मल्टीप्लाई आ रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बाद में फिर आप उसे जब हल करते हैं ना, तो यानी इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से अगर डिवाइड कर ले देन यही आपके पास आंसर आएगा, सिर्फ माइनस वाले को आपने इधर ले आना।
उसके बाद फिर हमारे पास क्या बनता है, x की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब y की हमने चूंकि पुट किया हुआ t के बराबर है, तो फिर t की जगह पे हमने अपने पास से वैल्यूज रखनी है। लेट से हमने 0 रखी, हमारे पास ये आंसर आ गया। x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस 1/2, यहाँ पे 0 था, 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाता है। तो ये सारा 0 हो गया, तो फिर x बराबर है 1/4 के। तो लेट से अगर फिर t 1 हो तो फिर हमारे पास ये आएगा, बाद में एलसीएम लिया है, अगर 1 होगा तो यहाँ पे इसका एलसीएम 4 आएगा। तो 4 ही एलसीएम है तो ऊपर इसी तरह रहेगा। और फिर 4 एलसीएम था तो 4 को ऊपर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 और 4 होगा, यानी 2 होगा। जो चीज़ एलसीएम लेते हैं उसे आप ऊपर रखते हैं और दूसरा नंबर से उसे डिवाइड करते हैं, जो चीज़ बच जाए उसे आप ऊपर लिखते हैं, या अगर ऊपर कोई नंबर हो तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो इस तरह ही आएगा। इसी तरह सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन आपके पास 3 आ गई हैं, अब आपने इसे किस तरह हल करना है। उसने कहा है कि इसी तरह हम पहले नंबर में से किसी नंबर को अगर हम अज्यूम कर लें कि वो t के बराबर है, ठीक है, तो फिर इसमें से x की कीमत निकाल लेंगे। x की निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर y की निकाल लेंगे, इसी तरह हम z की निकाल लेंगे। उसने कहा सिंस द सेकंड एंड द थर्ड आर मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट, जो सेकंड और थर्ड है वो पहले के मल्टीपल है, तो फिर हम क्या करते हैं कि मे बी वो इसे सेटिस्फाई करती है इक्वेशन, ठीक है, वो 5, 10, 15, 5 के मल्टीपल है ये। फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2y और 2 आर 4, यही इक्वेशन आती है अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर अगर हम इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है, यानी पहली इक्वेशन इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो हम पहली इक्वेशन को अगर हल करेंगे तो वो बाकी दो भी सेटिस्फाइड करेंगी, तो हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन को सिर्फ उसने लिया, y को उसने रखा है कि ये t के बराबर है, t1 के, और z जो है वो t2 के बराबर है। तो यहाँ से उसने अपने पास से अज्यूम किया कि अगर t1 की कीमत अगर 2 हो और t2 की कीमत यानी t2 z को वो कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ अगर ये 3 के बराबर हो, तो अगर ये x वाली रकम हो, ये y वाली हो, और ये हमारे पास अगर z हो, आप इस तरह याद रख लें इसे, तो फिर यहाँ पे ये आता है, तो यहाँ से x की कीमत निकल आती है। उसके बाद उसने क्या कहा कि इस x की कीमत को किसी दूसरी इक्वेशन में y में पुट कर देंगे, क्योंकि वो सारी इक्वेशन इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करती हैं, तो फिर हम इसमें पुट करके यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। और अगर आंसर बराबर आ गया तो फिर वो इस इक्वेशन के वैल्यू है और इसे सेटिस्फाई करती है, यहाँ से ये वेरीफाइड हो जाता है। अब हमारे पास है मैट्रिक्स नोटेशंस। मैट्रिक्स कहते किसे हैं, मैट्रिक्स कहते हैं किसी भी रियल नंबर को इनक्लोज इन ब्रेसेस, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। ये लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर एरे जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये आपके पास कोई रकम है, उसे उसने कहा है कि अगर हम इनको यानी ये x वाली वैल्यूज है हमारे पास x1, x2 और x3 की, ये दूसरी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x1 नहीं था तो हम अपने पास से लिख सकते हैं 0x1 प्लस 2x2, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 0x1 प्लस 2x2, क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं तो हमने उसकी जगह पे 0 लिखा, और ये 2x2 की जगह पे और -8x3 की जगह पे, इस तरह आपने इन्हें लिखा -459। ये बेसिकली इसके कहलाते हैं कोफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल अलाइंड इन कॉलम द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इन्हें कहते हैं। तो फिर इस तरह आप इन्हें लिख सकते हैं, और एक वर्टिकल कॉलम लगा के हम b वाली वैल्यूज लिखते हैं, यानी ये आपके पास x वाली वेरिएबल यानी ये सारी आपने x y z वगैरह हटा के आपने ये लिखी वैल्यूज, और जो एक कॉलम है एक कॉलम लगा के आपने ये b वाली वैल्यूज लिखी, ठीक है। ये अगर आपके पास लेट से b था और ये अगर आपके पास a था सारा, तो ये आपने लिख दी। ये मैं लाइन लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि ये a b क्या चीज़ है, b वाली रकम ये है और a वाली रकम ये सारी है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। अब इसे हल किस तरह करते हैं, हल करने का भी मैं आसान आपको टिप दे दूंगा, आप लोगों ने बस उसे फॉलो करना है, सवाल ये सारे आसान हो जाएंगे। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन को सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। उसने कहा है कि हम सक्सेसिव नंबर एक के बाद दूसरा यानी ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, इस मेथड को अगर आप छोड़ दें, इस मेथड को अगर आप ना देखें, सिंपल ये आप मैट्रिक्स बनाएं,
ठीक है, आपने करना क्या है, आपने इस नंबर को यानी 0 बनाना है। 1 के नीचे 0 और ये भी एंट्री 0 होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये 0 बनानी है। इसके बाद ये 0 बन जाए अगर, तो फिर आपने इस नंबर को 1 बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 बना लिया। फिर क्या करना होता है, 1 के नीचे भी 0 बनाना होता है। इस नंबर को भी फिर 0 बनाना है। नेक्स्ट में फिर हम इस नंबर को भी 0 बनाएंगे और इस नंबर को भी 0 बनाएंगे। बाकी फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी हमने आइडेंटिटी बेसिकली बनाना होता है। तो ये अगर आप देखें कि ये 1 1 आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यूज निकल आती हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये अगर आप देखें तो वही नंबर इन्होंने 0 बनाए हैं। ठीक है, ये वाले नंबर 1 1 बनाए हैं और बाकी नंबर 0 बनाए हैं। तो अगर आप इन नंबर्स को 1 1 बना लें, बाकी ऑटोमेटिकली आपके हल होते जाते हैं। तो बहुत आसान तरीका है ये, इन्हें एलिमिनेशन मेथड ही कहते हैं ये, और ये ठीक है ये मेथड। तो पहली वैल्यूज आपकी x1 के लिए होंगी, दूसरी x2 के लिए होंगी और तीसरी x3 के लिए होंगी। तो ये x3 इज इक्वल टू 3 क्या होगा, इसकी आपने वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो ये x3 की यानी 3 यहाँ पे पुट करना है, मनफी 4 3 बार 12 हो जाएगा, उधर जाके जमा का 4 12 हो जाएगा, यानी x2 जो आपके पास आएगा वो 16 होगा। तो यहाँ से आपने x2 की निकाल ली, फिर x2 और x3 की आप 1 में पुट कर लें, तो वहां से आपके पास x1 की वैल्यू निकल आएगी। अब बताता चलूँ फिर ये बना किस तरह और ये बनाया किस तरह। सबसे पहले आपने एक कॉलम लिया, कॉलम में चूंकि हमें 1 मौजूद है पहले का, अगर ये कहीं और रो में होता तो हम इसे पहली रो में ले जाते। फिर हमने क्या करना था कि यहाँ पे -4 बनाना था। आपने R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया है, यानी 4 R3 रो 3 में प्लस किया है 4R1, R3 में प्लस किया है 4R1, यानी 4 से आपने पहली रो को ज़रब दिया और फिर इसको ऐड कर दिया तीसरी इक्वेशन में, यानी रो में। ठीक है, रो बेसिकली हॉरिजॉन्टली होती हैं और वर्टिकल होते हैं कॉलम। अब जो ही आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, वो ये वाली बनेगी आपके पास। तो ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने बनाना था ये वाला 0। ठीक है, चूंकि ये वाला 0 बनाना था, तो हमने क्या करना है कि अब हमने देखना है कि ये 0 कैसे बनेगा। तो उसने कहा है कि अगर हम पहले इसे 1 बना लें तो फिर ये 0 बनाना आसान हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है कि आपने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि R2 यानी रो 2 को अगर हम डिवाइडेड बाय करें 2 के साथ, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 वाली बनेगी। इसके बाद आप 1 आप बन गया चुके, तो फिर आपने क्या करना है, R3 में प्लस करेंगे 3 से अगर मल्टीप्लाई करें R2 को, क्योंकि ये हमारे पास रो 2 है। इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, फिर इसमें जमा करेंगे तो 3 वो 3 सिफर हो जाएगा, -4 3 बार 12, 12 में से 3 के 1, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 13 में से यानी 12 चलेगी तो 1 आता है, हमारे पास ये आ गया। जब आपके पास ये चीज़ बन जाए, तो आपके पास किसी एक की वैल्यू आ जाए, तो फिर आप किसी बाकी दूसरी में पुट करके निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आती है ना, फिर ये हमारे पास x1 x2 x3 की हम इसमें से निकाल लेते हैं। बाद में फिर अगेन ये x1 के लिए थी वैल्यूज, ये x2 के लिए थी और ये हमारे पास x3 के लिए थी वैल्यूज। तो यहाँ से आपने निकाल के इनमें पुट की है, तो ये वो पॉइंट बनते हैं जो कि ये निकले हुए हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आपने करना है, ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन होता कितने तरह का है, उन्होंने कहा या उसे रिप्लेस कर सकते हैं, या उसे इंटरचेंज कर सकते हैं, या उन्हें स्केल कर सकते हैं। यानी हम क्या करते हैं, उन एंट्रीज को किसी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ, या हम उनकी जगह चेंज कर सकते हैं, या हम उन्हें बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या है,
कि रोज आपस में बराबर करनी है हमने इनकी, ये वाली सारी वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है, ठीक है, ये वाली भी दूसरी वैल्यू के बराबर है, लेकिन R3 जो है वो हमारे पास बराबर नहीं है। तो बराबर बनाने के लिए हमें यहाँ 0 चाहिए और यहाँ पे -4 है, तो हम क्या करेंगे, R1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें और उसे R3 में अगर ऐड कर दें तो वो हमारे पास ये चीज़ के बराबर आएगी। क्या होगा, 4 1s are 4, 4 - 4 0, 4 2s are 8, -8 + 5 -3, 4 1s are 4, 4 और 9 13, 4 zeros are 0, 0 - 9 9। तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिसेस, यानी ये रोज के हिसाब से आपस में बराबर है। उसके बाद क्या है, द टू फंडामेंटल क्वेश्चन इन द सिस्टम कंसिस्टेंट एज, ये आगे उसने सवाल किए हुए हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, या उनका सोल्यूशन जो है यूनिक है या नहीं। उसके बाद क्या है कि उसने कहा कि हम इनका हल करते हैं जी लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट वे में, और ये उन्होंने एक सवाल दिया हुआ है, इसे आपने हल करना है सेम वही एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। कोशिश आपने ये करनी है कि ये आप 1 बना लें, बाकी प्रीसीडिंग एंट्रीज जितनी भी हैं जो इनके नीचे हैं, ये लोअर अपर ट्राइंगल है बेसिकली, वैसे लोअर जो ट्राइंगल है ये सारी 0 होनी चाहिए। तो हम बनाते बेसिकली क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाते हैं, हम इसे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि हमें आखिरी वैल्यू से हम बाकी आंसर निकाल सकते हैं, लिहाजा हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बेशक आप इसे स्टॉप ना करें, आप इसे 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर आप R2 को R2 में ऐड कर दें R3 को 4 से मल्टीप्लाई करके, यानी इसमें इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन में अगर मैं ऐड करता हूँ, तब भी मेरे पास x2 का आंसर आ जाएगा। 4 1s are 4, 4 - 4 0 हो जाएगा, ये वैसे ही 0 था, 0 + 1 1 नहीं होगा, यानी x2 इज इक्वल टू 4 3 बार 12, 12 में से 4 चले गए 8, यानी x2 इज इक्वल टू होगा -8 के। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं x2 x3 वगैरह वगैरह की वैल्यू। तो सॉरी, ये प्लस का था, ऊपर जाके ये प्लस ही होगा क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, 4 3 बार 12, 12 और 4 16 ही होगा, तो ये हमारे पास x2 आ गया हमारे पास। तो इस तरह हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बेशक आप यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बना लें तो वो x1 x2 और x3 की वैल्यूज डायरेक्ट निकल आएंगी। उसके बाद है फिर सेम वही चीज़ है, 0 1 0 और 0 0 1 की फॉर्म में ही बनानी है। तो उसने कहा कि अगर आपके पास वो नहीं बनती, ठीक है, आखिरी एंट्री अगर आपके पास 0 हो गई है, तो अगर वो नहीं बनती है आपके पास, तो फिर चूंकि 0 तो बराबर नहीं होता 2.5 के, तो फिर ये ऐसा जो सवाल होगा वो क्या लाएगा कि वो इनकंसिस्टेंट वे में है और वो इसका नो सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। फिर क्योंकि हमने क्या करना था 1 के नीचे यहाँ पे 1 बनाना होता था, 1 बनाने के बाद हमने क्या करना था, इसके नीचे 0 बनाने थे, फिर ये 1 था, इसके नीचे हमने 0 बनाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जब ऐड किया तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे किया क्या है कि R2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसे ऐड किया R3 में, और R3 में ऐड करने से ये भी इंट्री 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे 2 2s are 4 होगा, जब उसमें नीचे वाले में ऐड करेंगे तो वो -2 + 2 वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट वे में और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद है कि रो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए आंसर जितने आ सकते हैं उतने लिखने हैं, सेम वही तरीकाकार है। तो इन सवालों को आपने हल करना है। तो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको आपके मैथ 501 के डाउनलोड सेक्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चन या लैब वाले क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको मिल जाएंगे इनके सोल्यूशन। तो ये आपने वहां से कर लेना है या ये खुद से कोशिश करनी है, जो सवाल नहीं होंगे वो आप लोगों ने मुझे समझ लेने हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।